बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी में आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या इसका दूसरा नाम है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अगर अल्सर स्टमक या ड्यूडेनम में हो जाए तो इसका नाम क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो अल्सर इन स्टमक और ड्यूडेनम, ज़्यादातर जो हमारे पास होता है तो 70-80% ड्यूडेनम में अल्सर होते हैं। अब इसकी टाइप क्या है? टाइप्स अल्सर हमारे पास क्या है? लीजन है। अगर इपिथेलियल सेल की ब्रेक हो, लीजन हो तो उसको हम अल्सर कहते हैं। ठीक है, हर लीजन हमारे पास अल्सर नहीं होता, लेकिन अगर वो एपिथेलियल सेल की है तो फिर हम उसे अल्सर कहेंगे। तो इसमें लिख रही क्या है? लीजन ऑफ इपिथेलियल एपिथेलियम। ठीक है, या एनी ब्रेक इन द एपिथेलियम इज कॉल्ड अल्सर। तो अब इसकी हमारे पास एक है गैस्ट्रिक अल्सर और दूसरा ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर में हमारे पास जो अल्सर होती है वो कहाँ पे होती है? अल्सर इन द स्टमक। और दूसरा जो है वो अल्सर कहाँ पे होती है? अल्सर इन द ड्यूडेनम। इसमें जो हमारे पास लेयर इन्वॉल्व होती है अल्सर में तो वो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और कभी कभार इसमें एडवेंटिशिया या सिरोसा भी इन्वॉल्व होते हैं अल्सर में। एक होते हैं गैस्ट्रिक इरूजन। गैस्ट्रिक इरूजन, तो गैस्ट्रिक इरूजन जो है तो इसमें ये सिर्फ इन्वॉल्व लीजन ऑफ म्यूकोजा। अगर सिर्फ म्यूकोजा की हो तो फिर उसे हम कहेंगे इरूजन। ठीक है, ये इरूजन है। और अल्सर में हमारे पास क्या होती है? अल्सर इन्वॉल्व, तो इसमें लिख ले में इन्वॉल्व म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरस, और इसके साथ साथ इवन समटाइम सिरोसा। ठीक है, अगर सिर्फ म्यूकोजा है तो वो गैस्ट्रिक इरूजन है, और म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और सिरोसा है तो फिर वो अल्सर होगी। इसकी जो काजेस है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया। और इसके साथ लिख ले मोस्ट कॉमन काज ऑफ पेप्टिक अल्सर इज एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो ये मोस्ट कॉमन काज है, मोस्ट कॉमन काज। ठीक है, और इसके साथ दूसरा जो है वो इंसिड है। दूसरा क्या है? इंसिड। और इंसिड हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन काज है, सेकंड मोस्ट कॉमन काज। ये इंपॉर्टेंट है, ये एच पाइलोरी। ठीक है, और इंसिड के साथ साथ स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। हमारे पास इंक्रीज HCl प्रोडक्शन की वजह से भी अल्सर हो सकती है। और इंक्रीज HCl कौन सी कंडीशन में होती है? गैस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रिनोमा कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, और इसके साथ साथ ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में जी सेल की ट्यूमर होती है। ठीक है, एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, और ये अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। तो
alcohol, smoking, these are also the aggravating factor, but important are these. ठीक है, अब देखो H. pylori बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन काज है, तो हम अगर बगैर इन्वेस्टिगेशन की इसकी ट्रीटमेंट करनी है तो हम H. pylori की फिर ट्रीटमेंट करेंगे। और ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी किस तरह है? पैथोफिजियोलॉजी के इसको देखें, हमारे पास स्टमक को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है, स्टमक म्यूकोजा, म्यूकोजा इज प्रोटेक्टेड बाय, तो इसमें हमारे पास म्यूकस है एक, जो म्यूकस प्रोटेक्टिव कोट प्रोवाइड कर देती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास HCl को भी इनहिबिट कर देते हैं और प्रोटेक्टिव कोट भी प्रोवाइड कर देती है, और इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट बेस है, तो ये HCl को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब ये पैथोफिजियोलॉजी अगर इस डिफेंसेस में अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर इफ दीज डिफेंसेस आर डिस्टर्ब्ड, तो फिर क्या होगी? तो फिर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी और इसकी वजह से क्या होगी? अल्सर। सो अल्सर होगी, या इसमें लिख लें पेप्सिन एंड HCl, पेप्सिन एंड HCl will injure mucosa, म्यूकोजा। अगर म्यूकोजा ये इंजर करे तो फिर क्या होगी? अल्सर। इसकी वजह से अल्सर हो सकती है और गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन और अल्सर भी हो सकती है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी था। अब इंसेड हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन कम कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिफेंस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, और म्यूकस की कमी हो तो फिर भी अल्सर हो सकती है, बाइकार्बोनेट कम हो तो फिर भी अल्सर हो सकती है। अच्छा, पिक्चर में इसकी हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? क्लिनिकल फीचर हमारे पास अगर गैस्ट्रिक अल्सर है, क्लिनिकल फीचर, तो ये अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर, और दूसरा ड्यूडेनल अल्सर। ज़्यादातर ड्यूडेनल अल्सर इसलिए होते हैं कि गैस्ट्रिक स्टमक में हमारे पास क्या होती है, वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकाइड सेल है, तो वहाँ पे ये म्यूकस प्रोवाइड कर देते हैं, और इसकी वजह से अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर की चांसेस कम है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो ये मील के साथ विद द फूड द पेन विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, ये एसोफेगस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्सर है, तो जब फूड यहाँ पे आएगी तो ये जो अल्सर है मजीद स्ट्रेच करेगी, तो स्ट्रेच करेगी तो पेन ज्यादा, सो द पेन will worsen with meal या आफ्टर मील। और इसमें अगर यहाँ पे ड्यूडिनम में अल्सर है, यहाँ पे अल्सर है, तो अब जब फूड आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो HCl है तो वो फूड के डाइजेशन में लगेगी, और यहाँ पे HCl कम जाएगी, तो ये इसकी जो पेन है वो रिलीफ होगी फूड मील के साथ,
so the pain will relieve with after meal। तो ये पेन ज़्यादातर नाइट के टाइम में होगी, वहाँ पे जो फूड नहीं होगी तो नाइट टाइम के ये दर्द ज़्यादा होगी। अब इसके साथ साथ अगर नाजिया और वॉमिटिंग होगी तो दूसरा ये नाजिया एंड वॉमिटिंग। नाजिया अगर डिस्टर्बेंस हो तो इसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होते हैं और नाजिया और वॉमिटिंग होगी। अच्छा, इसकी वजह से ब्लोटिंग भी हो सकती है। ब्लोटिंग, यहाँ पे अल्सर है और इसकी जो हीलिंग हो गई, फेब्रोसिस हो गई, तो ये यहाँ पे गैस जमा होगी या फ्लूइड, गैस या फ्लूइड जमा हो या दोनों हो तो उसको ब्लोटिंग कहते हैं। इसके साथ साथ अगर सवियर केस है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ब्लीडिंग, ठीक है, अगर ये ब्लीडिंग है तो ये ब्लीडिंग हमारे पास वॉमिटिंग में हो तो फिर हेमाटमेसिस, और ये स्टूल में हो तो फिर वो स्टूल हेमाटोचीजिया या मिलीना। हेमोराइड, पाइल, और इसमें जो हमारे पास जो ब्लीडिंग होती है तो वो हेमाटोचीजिया है। फ्रेश ब्लड इन द स्टूल इज हेमाटोचीजिया। ये अपर जीआईटी की ब्लीडिंग मिलीना और लोअर जीआईटी की हेमाटोचीजिया। तो ये अपर जीआईटी से होता है तो मिलीना, ठीक है। तो ये इसकी क्लिनिकल फीचर है। क्या मिलीना और हेमाटोचीजिया। अच्छा, तो ये हम डिफरेंशिएट, ये हमारे पास ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम के बाद क्या है, ज्यूजिनम। तो ड्यूडिनम और ज्यूजिनम के दर एक सर्कुलर बैंड ऑफ स्मूथ मसल है, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स। तो इसके ऊपर है तो फिर वो मिलीना होगी, इसके नीचे है तो फिर हेमाटोचीजिया। यहाँ पे हमारे पास ये इसलिए है कि ये इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इस पे HCl काम करता है। जब हीमोग्लोबिन HCl कन्वर्ट कर देता है हेमाटीन में, और हेमाटीन ब्लैक कलर देते हैं स्टूल को, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके लिए हम ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट करेंगे और वो ट्रिपल थेरापी है, ठीक है। और इंसेट से है तो फिर इंसेट को स्टॉप करेंगे। अगर किसी को मसला है आर्थराइटिस की और वो सालों से वो इंसेट यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगी, उसको अल्सर हो सकते हैं। उसके लिए जो बेस्ट है तो वो सिलिकोक्सिब है। सिलिकोक्सिब COX-2 को इनहिबिट कर देता है, तो उसकी वजह से अल्सर की चांसेस कम है। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में हम ट्रिपल थेरापी और ट्रिपल थेरापी एच पाइलोरी केवर एंटीबायोटिक, वो कौन सी है, बायोटिक्स। तो ए पार एमाक्सीसिलिन और सी पार क्लेरेथ्रोमाइसिन और पी पार PPI। तो ये कितने ड्रग हो गए, 3। तो ये ट्रिपल थेरापी है। ये भी BD में देते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है, सुबह और शाम। अब देखो, अगर ये काम ना करे तो फिर एमाक्सिसिलिन की जगह हम मेट्रोनिडाजोल ऐड कर देते हैं, सेम है। और अगर ये काम ना करे तो फिर ट्रिपल थेरापी की जगह एपिनिसिलिन रेजिस्टेंट देन PPI, और PPI के साथ क्या, क्लेरेथ्रोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है और मेट्रोनिडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह है। मेट्रोनिडाजोल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज कर देते हैं, तो ये हम बैक्टीरिया, पैरासाइट सारों के लिए दे सकते हैं। और क्लेरेथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड है और ये 30S पे काम करता है या 50S प्रोटीन इनहिबिटर, ठीक है, और PPI देते हैं।
और ये काम न करे तो फिर मूव टू क्वाड्रपल थेरापी, क्वाड्रपल थेरापी। और क्वाड्रपल थेरापी में हमारे पास क्या है, पीपीआई तो अपनी जगह, मेट्रोनिडाजोल अपनी जगह, ठीक है। और इसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल के साथ हम क्या देंगे, टेट्रासाइक्लिन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और इसके साथ साथ बिस्मथ सबसिलिसाइलेट। बिस्मथ सबसिलिसाइलेट फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं म्यूकोजा ऑफ द स्टमक को। अब अगर ये पेल है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है अल्सर की, यस, ब्लीडिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, एक तो अगर हम ये ट्रीट न करें तो उसकी वजह से अल्सर से क्या हो सकती है, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग हमारे पास दो, हेमाटेमेसिस और मिलीना, डार्क स्टूल, ठीक। इसकी वजह से अल्सर की वजह से परपोरेशन हो सकती है, तो परपोरेशन गैस्ट्रिक या अल्सर इसमें लिख ले, परपोरेशन। ड्यूडिनल की हो तो ड्यूडिनल परपोरेशन, और स्टमक की हो तो स्टमक परपोरेशन। तो इसकी वजह से फिर पेरिटोनाइटिस हो सकती है। अगर गैस्ट्र ये स्टमक है और ये परपोरेट हो जाए तो टॉक्सिक सब्सटेंस विल लीक इनटू द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन होगी, पेरिटोनाइटिस, ठीक है, फिर वो डेंजरस है। और इसकी वजह से क्या हो सकती है, पेरिटोनाइटिस और पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्यूडिनम है, और ये इसकी अगर परपोरेशन हो जाए, यहाँ पे पेंक्रियास है तो इसमें ये पेनिट्रेट होगी, इसकी पेनिट्रेशन हो सकती है हीलिंग के दौरान। तो पेनिट्रेशन ड्यूडिनम इनटू स्टमक, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो सकती है, परपोरेशन हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकती है, और पेनिट्रेशन हो सकती है। अच्छा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इसमें हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा, ये गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, यह हमारे पास इंट्रम है, इंट्रम ये पाइलोरस है, यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे क्या है, अल्सर है। तो अल्सर की हीलिंग होगी, तो हीलिंग में हमने पढ़ा था कि कोलाजन डिपॉजिट होते हैं, और अगर ये ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए तो क्या, फेब्रोसिस। तो ये यहाँ पे ये स्टमक को क्या करेगी, ब्लैक, तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो किस चीज़ की वजह से ये हो गई, हीलिंग, और हीलिंग के दौरान क्या होगी, फेब्रोसिस, और इसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। और ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, अच्छा, 5 नंबर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे अल्सर है तो अल्सर की हीलिंग होगी, अल्सर की हीलिंग होगी। अगर ये हीलिंग होता है और इसमें कोलेजन ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए तो यहाँ पे स्कार बनेगी, फेब्रोसिस, फेब्रोसिस। तो ये गैस्ट्रिक की कंटेंट जो ड्यूडिनम में इसकी आउटलेट होती है, उसकी ड्रेनेज होती है, तो वहाँ पे ये गैस्ट्रिक आउटलेट होगी, ये तो ब्लॉक होगी, तो इस कंडीशन को गैस्ट्रिक आउटलेट, आउटलेट जो जिससे
गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यूडेनम में डाला जाता है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट और ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है ब्लैकेज, ठीक है। और ये अल्सर जो है तो ये मैलिग्नेंट, ये कैंसर में चेंज हो सकता है, तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और हमारे पास जब मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो या गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो और ये ट्रीट नहीं हो सकते तो फिर हम सर्जरी करते हैं और इसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। ये अल्सर अगर ट्रीट नहीं हो सकते तो फिर हम क्या करते हैं, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब है रिमूव पोर्शन ऑफ स्टमक, ठीक है। अब देखो ये हम तब करते हैं इंडिकेशन अगर ये अल्सर हील नहीं हो सकते, तो नॉन हीलिंग अल्सर, अगर मेडिसिन के साथ इसके हीलिंग नहीं होती तो फिर हम इसकी सर्जरी करते हैं। और नॉन हीलिंग अल्सर है और ब्लीडिंग, क्रॉनिक ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग, और या मैलिग्नेंट कैंसर है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन हीलिंग अल्सर, ब्लीडिंग है तो फिर हम पार्शियल पार्ट ऑफ द स्टमक को रिमूव करेंगे। और किस तरह ये सर्जरी कराता है, तो देखो ये हमारे पास एसोफेगस है, लेजर कर्वेचर है, और ये ज़्यादातर एंट्रम और पाइलोरस पार्ट में होती है अल्सर। अब देखो ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है, ये हमारे पास क्या है, एंट्रम है, और ये पाइलोरस है। तो अब इसकी सर्जरी किस तरह कराता है, इसकी सर्जरी ये जगह को रिमूव कर देते हैं, तो दिस पार्ट रिमूव, और फिर इसके साथ क्या अटैच कर देते हैं, बाकी जो पार्ट है इसके साथ ड्यूडेनम अटैच कर देते हैं। तो पार्शियल पार्ट इज रिमूव एंड द रिमेनिंग अटैच विद द ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ड्यूडेनम अटैच कर देते हैं, और हमारे पास फिर इसकी जो ये ड्यूडेनम या इसके साथ अटैच कर देते हैं या ज्यूजेनम इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने क्या अटैच किया, ड्यूडेनम, तो इसको कहते हैं बिलरात टाइप 1, बिलरात टाइप 1, बिलरात टाइप 1। ट्यूडर बिलरात ने ये सर्जरी के पहले की थी कि ये तो हमने क्या किया, ये स्टमक की जिस पार्ट में कैंसर था या जिस पार्ट में मसला था तो वो हमने रिमूव किया और ड्यूडेनम दोबारा अटैच किया। स्टमक नहीं। दूसरा जो टाइप है, तो या हम इस तरह करते हैं, अगर इसके साथ साथ ड्यूडेनम में भी मसला है तो फिर हम ज्यूजेनम के साथ ये अटैच कर देते हैं। ये लेजर कर्वेचर है, ये ड्यूडेनम है, ठीक है, ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के बाद क्या है, ये ज्यूजेनम है, ये ब्लैक से जो है ये ज्यूजेनम है। तो अब तीसरा जो बिलरात 2 है, बिलरात टाइप 2, तो बिलरात टाइप 2 में हम इस तरह करते हैं कि ये तो हमने इस तरह रिमूव किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्यूडेनम को अपनी जगह पे स्टिच कर देते हैं, इसके एंड को ये हमने क्या किया, इस तरह स्टिच किया, ये ड्यूडेनम है सी शेप, और इसके साथ साथ हम क्या अटैच कर देते हैं, ज्यूजेनम। तो यहाँ पे हमने जो अटैच किया ब्लैक से, तो ये ज्यूजेनम है, और ज्यूजेनम हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ के साथ अटैच है, ये ज्यूजेनम के साथ ऑलरेडी अटैच है, ठीक है। पहले जिस तरह यहाँ पे
ये ड्यूडेनम है और ड्यूडेनम के बाद लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स है, तो ये यहाँ पे काट कर देते हैं और अटैच कर देते हैं स्टमक के साथ। और ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन होते हैं और हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट तो सेम है, वो अपना सिक्रीशन डालेगी। तो पुट कहाँ से आएगी? तो पुट डायरेक्ट जिजुनम में जाएगी। ठीक है, तो ये बेल्लाट टाइप 2 है। और या हम इस तरह करते हैं, इसमें जो हमने दूसरा जो है तो वो रॉक्स एन वाई जो प्रोसेस है जिसमें हम ये करेक्ट करते हैं, तो वो रॉक्स एन वाई। रॉक्स का जो सर्जन का नाम था, इनका मतलब है इन, और इसमें वाई शेप होता है। तो वाई शेप इस तरह है। अच्छा, इसकी मैं देखो, ये हमारे पास ड्यूडेनम है। ठीक है, ड्यूडेनम है। यहाँ पे क्या है? लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स, और फिर इसके बाद ज्यूजिनम है। फिर हमारे पास क्या है? ज्यूजिनम। अब अगर हम ज्यूजिनम की पार्ट को इस तरह काट कर दे, इस तरह, ये हमने क्या किया, ये पार्ट है इसकी। चलो मैं स्ट्राइट इसको ड्रा करता हूँ। ठीक है, अब ये हमने इस तरह कट किया। ठीक है, ये इस तरह हमने कट किया और ये कहाँ पे अटैच किया? ये ज्यूजिनम, ये स्टमक है, ये स्टमक है। और स्टमक के साथ ये जो ज्यूजिनम पार्ट हमने कट किया है, तो ये अटैच कर देते हैं कहाँ पे? इस तरह, ये अभी अटैच कर दिया यहाँ पे। और ड्यूडेनम हमारे पास अपनी जगह पे है। ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम का ये जो एंड है, ये स्टिच किया है वापस हील। इसकी पिक्चर ग्रुप में भेज दे, बिल्ला टाइप 1 और बिल्ला टाइप 2। और तीसरा जो है तो रॉक्स इन वाई। तो फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या है, रॉक्स इन वाई। भेज दिया, बिल्ला टाइप 1, बिल्ला टाइप 2 और रॉक्स इन वाई। अब ये ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम सी शेप, तो फिर हम ये कनेक्ट करते हैं किस चीज़ के साथ? ज्यूजिनम। और इस तरह ये स्टिच कर दे, ये ओपन। तो अब यहाँ पे हमारे पास पेंक्रियास है। क्या है? पेंक्रियास, और डक्ट ऑफ वर्सिंग पेंक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट। तो यहाँ पे तो फूड, यहाँ पे जो पेंक्रियाटिक एंजाइम है और बाइल है वो आएगी। तो ये वाई शेप नजर आता है या नहीं? वाई शेप है ना? तो वाई शेप, और रॉक्स ने ये सर्जरी किया था, तो रॉक्स इन वाई। ये जो सर्जरी ने ये जो वापस हम अटैच कर देते हैं। तो इसमें बिल्ला टाइप 1 में हमारे पास क्या होती है? बिल रॉथ टाइप 1। बिल्ला टाइप 1, the stomach, the distal part of the stomach is removed. The distal part of the stomach is removed, and the remaining part हम ड्यूडेनम के साथ अटैच करते हैं या ज्यूजिनम के साथ? बिल्ला टाइप 1 में ड्यूडेनम के साथ अटैच कर देते हैं, वो सिंपल है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट अटैच्ड विद ज्यूजिनम। अब इसमें बाइल की रिफ्लेक्स की चांसेस ज्यादा है या कम? इसमें बिल्ला टाइप 1 में
ये बिल्ला टाइप 1 में हमने डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक को रिमूव किया है सिंपल वर्ड्स में इस तरह। डिस्टल पार्ट लास्ट पार्ट हमने स्टमक की रिमूव किया है और ड्यूडेनम के साथ अटैच किया है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं। अब बिल्ला टाइप 2 में, बिल्ला टाइप 2 जो है तो इसमें हम क्या करते हैं, द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड, द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक is removed and the remaining part is attached with the jejunum। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे बाइल की रिफ्लेक्स की चांसेस ज़्यादा है या बिल्ला टाइप 1 में? क्यों? टाइप 1 में हमने ड्यूडेनम अटैच किया है किस चीज के साथ? स्टमक के साथ। हाँ, अच्छा, ड्यूडेनम। अब देखो हमारे पास बाइल और पिंक्रियाटिक सिक्रीश सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में होता है, तो इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में होता है, तो यहाँ पे चांसेस बाइल की रिफ्लेक्स की कम है, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन इस सर्जरी में इस कम होगी। और बिल्ला टाइप 2 जो है, तो बिल्ला टाइप 2 में हम जीजुनम को अटैच कर देते हैं, तो जीजुनम सेकंड पार्ट के बाद है, तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो बाइल रिफ्लेक्स ज़्यादा हो। ठीक है, अच्छा। और इसके साथ साथ जो रॉक्स इन वाई है, तो रॉक्स ये वाई शेप है, तो रॉक्स इन वाई में हमारे पास क्या है, हम जीजुनम की दोनों पार्ट को इस तरह काट कर देते हैं और फर्स्ट पार्ट स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं और ड्यूडेनम की जो डिस्टल पार्ट है वो दोबारा जीजुनम के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो ये रॉक्स इन वाई शेप है। अब इस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वो अपर पार्ट में जो सर्जरी स्टमक के अपर पार्ट के लिए करते हैं, तो वो बेरियाटिक सर्जरी में के से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बेरियाटिक सर्जरी हम किस तरह करते हैं और बेरियाटिक सर्जरी किस चीज़ के लिए करते हैं? बेरियाटिक सर्जरी इसका दूसरा नाम है वेट लॉस सर्जरी। वेट लॉस सर्जरी ये वो सर्जरी है जिसमें हम वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, टू रिड्यूस वेट लॉस, टू रिड्यूस वेट। ठीक है, अब देखो ये किस तरह कराया जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टमक को स्मॉल कर देंगे, ये स्टमक है, ठीक है। अब पहले ये लेप्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, तो हम बेरियाटिक सर्जरी या तो स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी करते हैं और या रॉक्स एंड वाई। अब हमारे पास टाइप्स ये प्राइमरी बाकी भी है, लेकिन ये ज़्यादातर कॉमन जो है, तो मोस्ट कॉमन टाइप इज स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी, स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी। और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी है, और दूसरा रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास है, वो रॉक्स एंड वाई, इसमें वाई शेप होता है और ये गैस्ट्रिक बाईपास है। ये सिंपल है, इसको थोड़ा सा देख ले, बिल्कुल इजी है। अब स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी में हम स्लीप शेप स्टमक को बना देते हैं। ये स्टमक है, अगर मैं इस तरह ये काट लूँ, इस तरह बिल्कुल इस तरह, जो पंडस और बॉडी पार्ट है, तो वो इस तरह मैं ये स्टमक को काट लूँ, ये रिमूव कर दूँ, तो फिर सिर्फ ये लेजर कर्वेचर रह जाएगी, तो ये स्लीप शेप नज़र आती है। तो इसको हम वर्टिकल स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी भी कह सकते हैं, वर्टिकल स्लीप
गैस्ट्रेक्टोमी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या कराता है, इसको देखे, वर्टिकल स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी, वर्टिकल स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी। ये एसाफेगस है और जो पार्ट रिमूव किया है तो फिर वो इस तरह, और ये एंट्रम और पाइलोरस है और ये ड्यूडिनम है, तो फिर स्टमक इस तरह होगी। ये स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी है लेजर कर्वेचर के साथ। तो ये जो पार्ट है और ये पार्ट क्या है, जो पंडस और बॉडी है, तो ये रिमूव करते हैं स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी में पंडस और। अच्छा, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती। अच्छा, ये इस तरह कराया जाता है। पहले इसमें अपर पार्ट को कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, पंडस पार्ट को शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल और इसको राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक वेसल और इसके साथ साथ लेफ्ट वेसल। तो पहले ये इसकी वेसल काट देते हैं, लेप्रोस्कोप 5-6 लेजन करते हैं एब्डोमेन में और इसके थ्रू लेप्रोस्कोप एंटर कर देते हैं और पहले वेसल काट लेते हैं और फिर ग्रीटर कर्वेचर को एक्सपोज कर देते हैं और ये ग्रीटर कर्वेचर जो है तो फिर वो रिमूव करते हैं। इसका नाम इस सर्जरी का क्या है, स्लीप गैस्ट्रेक्टोमी। अब मुझे बताए, हमने पढ़ा था इसकी जब एनाटॉमी में कि पैराइटल सेल होता है कहाँ पे, पंडस और बॉडी में। तो पंडस और बॉडी हमने रिमूव किया तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस पेशेंट को, अगर ये वेट लॉस के लिए। अच्छा, ये बैरियाट्रिक सर्जरी तब कराया जाता है जब बॉडी मास इंडेक्स कितना हो, 40 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो, या अगर 35 से ज़्यादा है और इसको कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट के मसले है या और कोई मसले है, तो फिर भी ये कराया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर if a person has a weight 150 kg, 150 kg और इसकी जो हाइट है तो वो 180 सेंटीमीटर है, तो अब इसकी BMI कितना बनता है, वेट इन kg, हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 1.8 कितना, ये कितना होता, 41.6। तो इसके लिए भी क्या कराता है, 40 से ज़्यादा है तो फिर इसके लिए बैरियाट्रिक सर्जरी कराता है। अगर किसी की वेट 200 kg है तो फिर इस पे डिवाइड करें तो बैरियाट्रिक सर्जरी उन लोगों के लिए करते हैं जिसकी BMI 40 से ज़्यादा हो। अब पैराइटल सेल ना हो तो HCl बनेगी और इसके साथ साथ इंट्रिंसिक पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास जो कुछ पार्ट है, यहाँ पे बॉडी की कुछ पार्ट होगी तो थोड़ा सा HCl और इंट्रिंसिक पिक्चर बनेगी, लेकिन ज़्यादातर नहीं। रिमूव किया है हमने पंडस और बॉडी को तो क्या मसले होगी, HCl नहीं होगा और इंट्रिंसिक पिक्चर नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक पिक्चर नहीं होगी तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी होगी, पर्निशियस एनीमिया होगी, पर्निशियस एनीमिया। अच्छा, और दूसरा जो हमारे पास सर्जरी है तो रॉक्सिनवाई इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास एसोफेगस है, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है और इसके बाद क्या है, ड्यूडेनम और फिर ज्यूजेनम और ये लिगामेंट ऑफ ट्रेट्स है। अब इसमें हम ये इस तरह करता है, ये इस तरह काट लगाते हैं और एसोफेगस के लोअर एंड जो है इसमें इस तरह एक पाउच कर देते हैं। तो ये अब किस तरह नजर आएगी, और इस तरह क्या अटैच करते हैं, ये ज्यूजेनम, ये ज्यूजेनम इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो अब इसके साथ हमने क्या अटैच किया, ज्यूजेनम, और ये ड्यूडेनम जो है तो ये ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के अपर एंड को स्टिच किया और यहाँ पे ज्यूजेनम को वापस अटैच किया, यहाँ ज्यूजेनम के साथ वापस अटैच किया। तो अब ये किस तरह नजर आता है, अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो इस तरह हम नहीं करते, ये स्टमक के साथ अटैच है, स्टमक के साथ क्या है, अटैच है। अच्छा, तो फिर ये इससे साथ रिमूव कर दे, ये स्टमक के साथ अटैच है और ड्यूडेनम इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। और ये इसके जो ऊपर पार्ट है ये,
ये हम इस तरह स्टिच कर देते हैं। तो फिर फूड स्टमक में आएगी, फूड स्टमक में नहीं आएगी, डायरेक्ट ज्यूजिनम में जाएगी। इसके थ्रू स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के थ्रू स्टमक स्मॉल है, इस तरह स्टमक बनाया है। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के थ्रू हम 50 से लेकर 70% तक वेट हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इसके थ्रू कम या ज़्यादा, इसके थ्रू तो सारा स्टमक हमने कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, तो 80 to 90% इसके थ्रू हम वेट रिड्यूस कर सकते। अब ये फूड ज्यूजिनम में आएगी तो यहाँ पे हमारे पास परनीशियस एनीमिया की चांसेस ज़्यादा है या कम? कम है। यहाँ पे तो पांडस पार्ट और बॉडी सेम है। यहाँ पे हम वेसल को नहीं काट लेंगे, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल, लेफ्ट गैस्ट्रो। स्टमक तो अपनी जगह पे है लेकिन कनेक्शन इसको कहते हैं एनास्टोमोसिस, एक अलग कनेक्शन बनाया है। तो ये एनास्टोमोसिस किस चीज़, ये किस तरफ अब नज़र आ रहा है अभी? ये अगर इसको देखें नीचे तो फिर ये वाई शेप नज़र आ रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं, रॉक्स सर्जन ने किया था और वाई शेप नज़र आता है तो इसको रॉक्स इन वाई, गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये गैस्ट्रिक बाईपास है ना, हमने स्टमक को बाईपास किया, ठीक है। तो ज़्यादातर जो सर्जरी पाकिस्तान में या मोस्ट कॉमन कौन सी है? मोस्ट कॉमन ये है। और ये इस तरह कराया जा सकता है कि पंडस और बॉडी को रिमूव कर देते हैं। और फिर अच्छा तो फिर जितना वेट ज़्यादा हो तो भूख भी ज़्यादा लगेगी। भूख कौन सी हार्मोन है जो भूख को, एपेटाइट को इंक्रीज कर देते हैं? क्या? ग्रिलिन। यस, ग्रिलिन हमारे पास, ग्रिलिन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? अगर बिरियाटिक सर्जरी कोई करे, बिरियाटिक सर्जरी, तो बिरियाटिक सर्जरी के बाद हमारे पास ग्रिलिन हार्मोन कम हो गया ज़्यादा। एक होता है लेप्टिन, एक होता है ग्रिलिन, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, एक होता है हमारे पास ग्रिलिन और एक होता है लेप्टिन। ये भूख को ज़्यादा कर देते हैं, इंक्रीज एपेटाइट, और ये डिक्रीज एपेटाइट। ये प्रोड्यूस होता है, इसकी सोर्स क्या है? एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू। और इसकी सोर्स क्या है? पंडस पार्ट ऑफ द स्टमक। अब और इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस, पेंक्रियास, और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन। तो अब देखो, पंडस से ये ज़्यादातर रिलीज होते हैं, और पंडस स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी में हमने रिमूव किया है, तो ग्रिलिन हार्मोन रिलीज होगी नहीं, तो भूख भी नहीं लगेगी। अच्छा, और वेट किस तरह फिर लॉस होगी? अच्छा, खाना नहीं खाएगी तो फिर ज़्यादा, अगर वेट ज़्यादा है, ठीक है, वेट ज़्यादा है, पेट है, तो फिर इसके लिए जितने ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, चाहे पेट हो या मसल हो, तो फिर वो पेट कन्वर्ट होगी किस चीज़ में? पेट की ब्रेक डाउन होगी, तो इसकी लॉस होगी एनर्जी के लिए, फिर पेट की ब्रेक डाउन होगी। अगर मसल की हाइपरट्रॉफी, मसल ज़्यादा है, तो बाद में प्रोटीन की भी ब्रेक डाउन हो सकती है, मसल की लॉस भी हो सकती है, और इसके थ्रू फिर ओबेसिटी कम होगी। अच्छा, तो ग्रिलिन हमारे पास इन जगहों से होता है, तो फिर भूख नहीं लगेगी, ठीक है। हाँ, इसकी तरतीब होते हैं। अच्छा, इसमें जो बिरियाटिक सर्जरी करे तो फिर इनके लिए तो एक तो आयरन देते हैं, और इसके लिए विटामिन B12 देते हैं। विटामिन B12
कि परनीशियस इनीमिया ना हो, और इसके साथ मल्टीविटामिन भी देते हैं, और तो फिर बाकी डॉक्टर को पता होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक जो पेप्टिक अल्सर है, तो इसका एक काज है स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर पीडियाट्रिक सर्जरी में कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, बस सिर्फ जो हम दोबारा ये स्टिच कर देते हैं, इसकी इनास्मोसिस करते हैं, बिल्ला टाइप 1, बिल्ला टाइप 2। पहले पार्ट ड्यूडिनम है, अगर ड्यूडिनम स्टमक के साथ अटैच करे तो बिल्ला टाइप 1, और अगर ड्यूडिनम अटैच करे तो बिल्ला टाइप 2। और रॉक्स इन वाई में हम क्या करते हैं, ठीक है, और इसकी आप पिक्चर देखें, रॉक्स इन वाई में हम ये ड्यूडिनम को दोनों एंड को काट कर देते हैं और फिर अटैच कर देते हैं। और बिल्ला टाइप 2 में हम ये ड्यूडिनम है और फिर इसके बाद क्या है, ज्यूजिनम, फिर इसके बाद क्या है, ज्यूजिनम। तो ये ज्यूजिनम हम नहीं कट करते, ये इस तरह ऊपर कर देते हैं और ये स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। तो अब ये कनेक्शन इस तरह है, और इस तरह अटैच किया, इस तरह अटैच करते हैं, ठीक है। इस तरह ज्यूजिनम में इस तरह एक कट लगाते हैं और वो स्टमक के साथ अटैच कर देते हैं। ये भी ज्यूजिनम की पार्ट है और ये भी ज्यूजिनम की पार्ट है, सिंपल है। अच्छा, ड्यूडिनम इसलिए रिमूव नहीं कर देते हैं कि ड्यूडिनम में पेंक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जो है वो यहाँ पे सिक्रीट होती है, और डाइजेशन तो पेंक्रियाटिक एंजाइम कराता है। बाइल का काम है जो लिपिड जो है वो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइल यहाँ पे लिपिड है, अगर बाइल ना हो तो फिर लिपिड की डाइजेशन नहीं होगी। लिपिड ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कौन कन्वर्ट करता है, बाइल, और फिर इस पे छोटे ड्रॉपलेट पे लाइपेज एंजाइम काम कर देता है, पेंक्रियास से आते हैं और इसकी डाइजेशन होती है, ठीक है। ड्यूडिनम की ये एंड दोनों पार्ट, कौन सी पार्ट, ये ज्यूजिनम है, ये ज्यूजिनम है, और ज्यूजिनम का एक साइड हमने उसके साथ स्टिच किया है, दूसरी साइड तो वापस ज्यूजिनम के बाद इलियम है, वो तो ऑलरेडी अटैच है, और ये हम स्टिच कर देते हैं इस तरह। ये हमने क्या किया, स्टिच किया। अच्छा, स्ट्रेस अल्सर में हमारे पास इसकी एक होता है कुर्लिंग अल्सर और दूसरा कुशिंग अल्सर। कुर्लिंग अल्सर, कुर्लिंग अल्सर हमारे पास इस तरह है, अगर बर्न कंडीशन हो, बर्न, तो बर्न में हमारे पास क्या होती है, लॉस ऑफ फ्लूइड, और लॉस ऑफ फ्लूइड की वजह से हाइपोवोलीमिया है, मतलब हाइपो का मतलब है लो वॉल्यूम, ईमिया ब्लड, लो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हाइपोवोलीमिया कंडीशन में क्या होगी, स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो कम होगी, ब्लड फ्लो, स्प्लैंक्निक ब्लड फ्लो लिख ले, या जीआईटी ब्लड फ्लो, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो। तो स्टमक म्यूकोजा तक ये कम होगी, तो स्टमक म्यूकोजा की एट्रापी, ठीक है। तो स्टमक म्यूकोजा एट्रापी, ब्लड सप्लाई कम है तो स्टमक म्यूकोजा की एट्रापी होगी और इसकी वजह से अल्सर होगी, और इस अल्सर का नाम क्या है, कुर्लिंग, सिंपल है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कुशिंग अल्सर।
ये बेरियाटिक सर्जरी हुई है, इसकी इतना आपको पता हो कि इसके मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं और फिर पेशेंट को क्या क्या, बाकी ये जब करते हैं तो फिर इसके लिए तो FCPS करना पड़ेगा, तो फिर उसमें याद होगी और कौन कौन सी सर्जरी है और किस तरह इसकी एनास्टोमोसिस होती है। अच्छा, तो कुशिंग अल्सर क्या है? कुशिंग अल्सर में हमारे पास अगर ब्रेन इंजरी हो जाए, हेड इंजरी, तो हेड इंजरी की वजह से इंट्राक्रीनियल प्रेशर क्या होगी? इंक्रीज। अब अगर इंट्राक्रीनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। हमने पढ़ा था वेगस नर्व इज पैरासिम्पैथेटिक या सिम्पैथेटिक। 3, 7, 9, 10 ये पैरासिम्पैथेटिक है। 3, 7, 9, 10 क्रीनियल नर्व में हमारे पास सिम्पैथेटिक नहीं है, और तोरेको लंबर आउटलो वो हमारे पास सिम्पैथेटिक है। तोरेक्स से जो स्पाइनल कार्ड से निकले हैं और लंबर पार्ट से, और हमारे पास क्रीनियम से और सेक्रम पार्ट ऑफ द स्पाइनल कार्ड से वो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। तो वेगस स्टिमुलेशन होगी। अगर वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाए तो वेगस नर्व से क्या कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी? एसिटाइल कोलिन को ज्यादा करेगी। अब एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर कहाँ पे है? पैराइटल सेल में कौन कौन सी रिसेप्टर है? पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है? एक्जेंटिक सेल। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो रिसेप्टर है वो M3 रिसेप्टर है, और दूसरा H2 रिसेप्टर है, और तीसरा CCK-B। ये गेस्ट्रिन के लिए है, ये हिस्टामिन के लिए है, और ये एसिटाइल कोलिन के लिए है। तो ज़िलेंगर एलिसन सिंड्रोम में गेस्ट्रिन ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से जो HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। हिस्टामिन की वजह से भी HCl प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, और एसिटाइल कोलिन की वजह से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ज़्यादा है तो HCl क्या होगी? ज़्यादा, और ज़्यादा HCl की वजह से हमने इसकी जो पेप्टिक अल्सर पढ़ रहा था, तो हाइपर क्लोरहाइड्रिया की वजह से, क्या इसको हाइपर क्लोरहाइड्रिया कहते हैं, तो हाइपर क्लोरहाइड्रिया की वजह से अल्सर हो सकती है, और इस अल्सर का नाम है कुशिंग अल्सर। सिंपल है। अच्छा, लास्ट जो है वो सेप्टिक अल्सर। सेप्टिक अल्सर। अच्छा, सेप्टिक अगर बैक्टीरिया ब्लड में आ जाए और वो टिश्यू डैमेज न करे तो स्टेज को क्या कहते हैं? बैक्टीरियसीमिया। फिर सार्स, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम, और फिर सेप्सिस। और ये हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सी सेल है? एंडोथेलियल सेल। अगर ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की टॉक्सिन, बैक्टीरिया क्या रिलीज कर देते हैं? टॉक्सिन। हमारे पास टॉक्सिन दो किस्म के हैं, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीज कर देते हैं या ग्राम नेगेटिव, और एंडो सिर्फ ग्राम नेगेटिव और एक्सो दोनों कर देते हैं। ये हमारे एंडोटॉक्सिन सिर्फ एंडोटॉक्सिन लाइपोपोलिसैकेराइड लेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में है, तो एंडोटॉक्सिन लाइपोपोलिसैकेराइड से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये टॉक्सिन है, ये क्या है? टॉक्सिन। ये टॉक्सिन यहाँ पे आ जाए तो ये एंडोथेलियल सेल को क्या करेगी? ये स्ट्रेच करेगी। तो अब देखो इसमें ये इसने स्ट्रेच किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये अब स्ट्रेच है, तो ये ब्लड यहाँ पे स्टेसिस है, ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्लूइड
रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ब्लड की जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगी या कम? हाइपोटेंशन, ब्लड पाइप जितना, अगर पाइप पे आप हाथ रखें तो उसकी प्रेशर ज़्यादा होती है या कम? ज़्यादा। तो अब अगर ये पाइप हम इस तरह, ये इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा किया है तो प्रेशर कम, तो यहाँ पे ब्लड की प्रेशर कम होगी, मतलब ब्लड आसानी से आगे नहीं जाएगी, तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द म्यूकोजा डिक्रीज, ब्लड वेसल्स डायलेट, और इसकी वजह से ब्लड फ्लो टू GI म्यूकोजा डिक्रीज, और इसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे ये ब्लड जो है ये फ्लूइड वेसल के अंदर है, तो ये कौन सी शाख है? इट इज द टाइप ऑफ, कौन सी शाख इसकी वजह से हो सकती है? सेप्टिक शाख, और सेप्टिक शाख इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शाख। सिंपल है, सिर्फ हाइपोवोलेमिक वो फ्लूइड की वजह से होती है और दूसरा कार्डियोजेनिक, ठीक है, बाकी जितने भी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव शाख की टाइप है। अब हमारे पास कार्डियोजेनिक और डिस्ट्रीब्यूटिव के अलावा बाकी जितने भी है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव शाख है। तो न्यूरोजेनिक, सेप्टिक और एनाफाइलेक्टिक वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव शाख। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है कि यह ब्लड जो है ये फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूटेड है ब्लड वेसल में, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव शाख की टाइप। अब अगर ये फ्लूइड बाहर निकले और टिश्यू स्पेस में डिपॉजिट हो जाए, तो फिर ये फ्लूइड बाहर निकले तो फिर ये एडिमा है, ठीक है। तो इसमें हम ब्लड फ्लो फिर क्या होगी, ब्लड फ्लो डिक्रीज, तो म्यूकोजा ऑफ द स्टमक विल इरिटेट, उसकी फिर ब्लड सप्लाई कम है तो उसकी म्यूकोजा की एट्रोफी होगी और इसकी वजह से अल्सर हो सकती है। तो म्यूकोजल एट्रोफी, और इसकी वजह से क्या होगी, अल्सर, और इस अल्सर का नाम है सेप्टिक अल्सर। सिंपल है। अच्छा, हेमाटमेसिस, हेमेटोचीजिया और मिलीना। हेमाटोमेसिस की हमारे पास जो सोर्स है वो इसमें लिख लें, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, और ये सोर्स कहाँ है, कहाँ से है, अपर GIT। कौन सी कंडीशन में ये हो सकते हैं, मिलोरी वेस सिंड्रोम में हो सकती है, मिलोरी वेस सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा इसोफेजियल वेरिसिस, बाकी क्या, गेस्ट्राइटिस, गेस्ट्रिक अल्सर में अगर गेस्ट्राइटिस की अल्सर हो जाए तो फिर ब्लीडिंग होगी, सिंपल गेस्ट्राइटिस हो तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी। इसकी जो मेम्ब्रेन है ये म्यूकोजा की सिर्फ इन्फ्लामेशन है, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तब होगी जब ये इंजर हो जाए, ठीक है। तो गेस्ट्रिक अल्सर लिख लें ये, या पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। ये अपर GIT इसकी सोर्स है। हेमाटोचीजिया में लिख लें, इसकी जो फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, ठीक, और इसकी सोर्स क्या है, लोअर GIT, ठीक। फ्रेश ब्लड इन द स्टूल हो
अगर वो स्टूल के साथ मिक्स है या आउटर कोटिंग किया है स्टूल को, तो फिर वो हमारे पास हेमेटोचीजिया है। तीसरा हमारे पास मिलीना है, डार्क टारी स्टूल। तो ये सोर्स इसकी क्या होगी, अपर जीआईटी, और अपर जीआईटी में हमारे पास मिलोरी वेस्ट ईयर, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, और इसके साथ साथ इसोफेजियल वेरिसेस। और ये इसमें HCl हीमोग्लोबिन कन्वर्ट कर देते हैं HCl, जो अपर जीआईटी यहाँ पे ड्यूडिनम है, ये याद रखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे पेंक्रियास है, पेंक्रियास, और पेंक्रियास की जो डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ वर्सिंग या मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ वर्सिंग। और यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट है, और इन दोनों को जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो थोड़ा डायलेट नज़र आएगी, और इसको एम्पुला ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे ये अपने ये एंजाइम सिक्रीट कर देते हैं, और यहाँ स्टमक है, इसके ऊपर स्टमक है, और स्टमक में हमारे पास HCl होगी। तो ये अगर ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग में हमारे पास हीमोग्लोबिन होगी, और हीमोग्लोबिन पे जब HCl काम करे तो ये कन्वर्ट कर देता है हेमाटीन में, और हेमाटीन डार्क कलर होता है, डार्क कलर। तो ये डार्क स्टूल, ठीक। इसमें कोई क्वेश्चन है? मिलीना है तो फिर अपर जीआईटी में मसला होगी, और हेमाटोचीजिया है तो हेमोराइड बवासीर के केस में फ्रेश ब्लड इन द स्टूल होगी, और हेमाटेमेसिस अपर जीआईटी में मसला होगी।